हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया था और इसमें लगभग 4 क्लासेस हम लोग देख चुके हैं। आज ये हमारी 5वीं क्लास है और आज की ये क्लास इतनी इंपॉर्टेंट क्लास है प्यारे बच्चों कि अगर आप लोगों ने इसको मिस किया ना तो आप लोग जेईई एडवांस्ड में और जेईई मेंस में दोनों में एक एक क्वेश्चन का नुकसान कर रहे होंगे। साथ ही जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी एक क्वेश्चन का नुकसान कर रहे होंगे। इसलिए आज की क्लास बिल्कुल मिस मत करना। हर एक साल जेईई मेंस और नीट में इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन जरूर आता है और जेईई एडवांस्ड में हर दूसरे साल इस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। इसलिए आज की क्लास मिस मत करिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए हम अपनी क्लास पर बढ़ते हैं और हम जो कल पढ़ रहे थे वहीं से अपनी शुरुआत करेंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने टू पार्टिकल सिस्टम के लिए एक रिलेशन डेवलप किया था। वो क्या रिलेशन था प्यारे बच्चों? क्या रिलेशन हमने फाइंड किया था? M1R1 इक्वल्स M2R2। ये एक रिलेशन हम लोगों ने पाया था टू पार्टिकल सिस्टम के लिए प्यारे बच्चों। ठीक, जहां पे ये R1 क्या था, इस तरीके से अगर M1 है और इस तरीके से अगर M2 है प्यारे बच्चों, तो सेंटर ऑफ मास अगर यहां है तो R1 क्या था? M1 और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस, और R2 क्या है? M2 और सेंटर ऑफ मास के बीच के डिस्टेंस प्यारे बच्चों। तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम मास मोमेंट्स ले लें इन दोनों का, तो उन मास मोमेंट्स का जो सम आता है वो 0 आता है। ऐसा हम लोग पिछली क्लास में देख चुके हैं प्यारे बच्चों। तो वहीं से इस डायरेक्शन पर जो मास मोमेंट होगा इस डायरेक्शन वाले मास मोमेंट के इक्वल हो जाता है, तो उन दोनों का जो सम आ जाता है वो 0 हो जाता है। एक बार मैं और समझा दे रहा हूं। मास मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। मास मोमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां से दो मास मोमेंट मिलेंगे, एक तो इस मास का मास मोमेंट, एक तो इस मास का मास मोमेंट। अब अगर इसके मास मोमेंट और इसके मास मोमेंट को जोड़ दें तो जो सम आएगा वो 0 होगा। और ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, तो दो वेक्टर क्वांटिटीज का जो सम है वो 0 कब आएगा? जब दोनों की डायरेक्शंस अपोजिट हो, साथ ही साथ उनके मैग्नीट्यूड सेम हो। तो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे या एक दूसरे के प्रभाव को वो कैंसिल कर देंगे, क्योंकि एक उस डायरेक्शन में लग रहा है, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है और दोनों की क्षमताएं सेम है, यानी दोनों के मैग्नीट्यूड्स सेम है। ठीक प्यारे बच्चों, तभी इन दोनों का नेट या सम कहूं तो 0 आएगा। ठीक प्यारे बच्चों, ऐसी ही कंडीशन है। अगर मैं बोलूं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में M2 का मास मोमेंट तो कितना होगा? M2 इंटू इसका पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो इसका सॉरी इसका पोजीशन वेक्टर क्या बनेगा? R2 वेक्टर प्यारे बच्चों। और अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव डायरेक्शन ले लूं तो क्या लिखूंगा? सेंटर M2 का सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास मोमेंट क्या हो जाएगा? M2R2। और डायरेक्शन किधर की ओर है? आगे की ओर प्यारे बच्चों, इस डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर R2 की डायरेक्शन होगी, R2 वेक्टर की डायरेक्शन होगी, यानी कि M2 के पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन होगी, उधर ही इसके मास मोमेंट की डायरेक्शन होगी, है ना? तो मास मोमेंट की डायरेक्शन इसके लिए किधर होगी? आगे की ओर, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर आगे की ओर होगा, है ना प्यारे बच्चों? इसी तरीके से अगर इसका मास मोमेंट मैं ले लूं इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका पोजीशन वेक्टर किधर मिलेगा? पीछे की ओर। तो इसके पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन पीछे की ओर है ना? तो इसके मास मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? पीछे की ओर। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? M1R1। ये मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन प्यारे बच्चों पीछे की ओर होगी। तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है और मैग्नीट्यूड दोनों के सेम होंगे, तो ये एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर देंगे और जिस वजह से इन दोनों का जो सम होगा वो 0 हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम सभी पार्टिकल्स के मास मोमेंट्स को निकालें और उनका सम कर दें तो वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। ये हम लोग कल देख चुके हैं और उसी कॉन्सेप्ट से हम लोगों ने प्रूव किया था कि इन दोनों का सम भी 0 होगा। और उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन से ये पता चलता है कि दोनों की डायरेक्शन तो अपोजिट है ही, साथ ही साथ मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे, तभी एक दूसरे के प्रभाव को कैंसिल कर पाएंगे। और अगर मैग्नीट्यूड सेम है इसका मतलब क्या है? M1R1 इक्वल है M2R2 के। तो ये रिलेशन निकल के आया था, M1R1 इक्वल था M2R2 के प्यारे बच्चों। तो ये हमने फाइंड किया था मास मोमेंट के कॉन्सेप्ट से। तो चलिए इसी पर आधारित कुछ एग्जांपल्स हमने कल सॉल्व किए थे, वहीं से हम स्टार्ट करेंगे। हम उसी तरह का एक एग्जांपल फिर से सॉल्व करेंगे ताकि आप लोग उस तरह के एग्जांपल्स को एक बार रिवाइज कर लें। उसके बाद इसी में हम कुछ टफ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे
और उन टफ क्वेश्चंस को अगर आप देखो ना तो कहीं आपको सॉल्व नहीं कराया गया होगा, चाहे आप जितनी बड़ी कोचिंग्स में देख लेना, चाहे किसी भी पेड कोर्स में देख लेना, चाहे किसी भी ऑफलाइन कोचिंग में देख लेना। ठीक प्यारे बच्चों, काफी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम बनाने वाले हैं, आपके सामने ही क्वेश्चन बनाएंगे और आपके सामने ही सॉल्व करेंगे और आपको भी सॉल्व करवाएंगे प्यारे बच्चों। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जहां से हम कल थे वहीं से। ठीक, तो उसी तरह का पहले हम एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम अपने क्वेश्चंस को टफ बनाएंगे। चलिए, तो यहां पे जरा इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। देखिए, हम पहले एक कल जैसे का क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए प्यारे बच्चों, कुछ भी हम क्वेश्चन यहीं पे बनाएंगे, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन चाहे आप स्वयं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप स्वयं बना लो, स्वयं सॉल्व भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। ठीक प्यारे बच्चों, चलिए, तो अगर मैं ले लूं कि यहां पर कुछ मास 3 kg है, ऐसा मैं कुछ ले लूं और इधर कुछ मास ले लूं 4 kg। ये मैं अपने मन से ये डाटा ले रहा हूं, ये डाटा कहीं से मैंने पढ़कर नहीं लिया, ये अपने मन से लिया है। आप भी कुछ भी क्वेश्चन बना सकते हैं, आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए, फिर ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी बना पाओगे। ठीक, केवल आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। चलिए, तो अगर मान लो कि एक पार्टिकल है 3 kg, एक पार्टिकल है 4 kg का। ठीक, अब मैं बोल दूं कि अगर 4 kg का जो मास है वो प्यारे बच्चों इधर की ओर, यानी सेंटर ऑफ मास की ओर, देखिए इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, इन दोनों के बीच में ही कहीं होगा, इनको मिलाने वाली लाइन पर। ठीक, तो सेंटर ऑफ मास कहीं इनके बीच में किधर भी हो सकता है, मान लीजिए यहां है, तो इस ओर सेंटर ऑफ मास की ओर प्यारे बच्चों अगर मैं इसको 2 मीटर डिस्प्लेस करा दूं, ऐसा मैंने मान लिया 2 मीटर डिस्प्लेस करा दूं, तो इसको किस तरीके से और कितना डिस्प्लेस करना चाहिए प्यारे बच्चों कि जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पर ही बना रहे, सेंटर ऑफ मास कहीं ना हिले डुले। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर देखा है तो एक बार इसको ट्राई जरूर करिएगा, और अगर नहीं देखे हैं तो मैं तो इसको सॉल्व कराने जा ही रहा हूं। तो चलिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि M1 R1 इक्वल होता है M2 R2 के। तो अगर हम इसको लाइन ज्वाइन कर लें, इन दोनों को मिला लें, अगर प्यारे बच्चों इन दोनों को अगर हम मिला लें तो देखिए, अगर मान लें कि इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इनका सेंटर ऑफ मास यहाँ है, और 3 kg से सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है वो R1 है, और 4 kg और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस R2 है, तो यहां से आप एक चीज यहां से लिख सकते हो इस रिलेशन से कि M1 इंटू R1 इक्वल होगा M2 इंटू R2 के। ठीक, ये रिलेशन हम बड़ी ही आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो इनिशियल कंडीशन थी जब ये यहां पर थे, लेकिन अब किया क्या गया है, अब प्यारे बच्चों 4 kg का जो मास है इसको सेंटर ऑफ मास की तरफ 2 मीटर से डिस्प्लेस करा दिया गया है। तो हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास को कहीं नहीं जाना, अगर उसे स्थिर रहना है अपनी जगह पर, तो इसको किस तरीके से और कितना डिस्प्लेस करना चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो एक चीज देख लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने कल बताया था, या आप अभी भी लॉजिकली सोच सकते हो कि अगर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास के नजदीक आ रहा है तो दूसरे को भी सेंटर ऑफ मास के नजदीक ही आना पड़ेगा, और अगर एक पार्टिकल सेंटर ऑफ मास से दूर जा रहा है तो दूसरे को भी सेंटर ऑफ मास से दूर जाना पड़ेगा, तभी सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर बना रहेगा। ठीक, आप जरा सोचिए, अगर ये दूर जाता और ये अपनी जगह पर बना रहता, ठीक, ये अपनी जगह पर बना रहे और ये दूर जाए, तो सेंटर ऑफ मास भी इस साइड शिफ्ट होगा, जरूर शिफ्ट होगा, है ना। तो सेंटर ऑफ मास को अगर शिफ्ट नहीं करना तो इसको भी दूर कर दो, दोनों दूर हो गए। ठीक है, और प्रभाव जितना पहले जिस तरीके से था उतना ही प्रभाव फिर बन जाएगा। ठीक है, अब अगर ये नजदीक आ रहा है तो सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा, इस साइड शिफ्ट होने लगेगा, इसलिए इसको भी नजदीक ले आओ ताकि सेंटर ऑफ मास क्या हो, इधर शिफ्ट ना हो, अपनी जगह पर बना रहे प्यारे बच्चों। चलिए ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, और चलिए देखिए अगर फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये हुआ कि 4 kg का जो मास है ये 2 मीटर आगे आ गया है। तो प्यारे बच्चों, अगर इनके बीच की डिस्टेंस पहले R2 थी तो अब 2 मीटर कम हो जाएगी, क्योंकि ये 2 मीटर आगे आ गया है ना। तो मान लीजिए कि अगर 4 kg अब यहाँ आ गया, मतलब 2 मीटर चल के यहाँ आ गया, तो अब सेंटर ऑफ मास और 4 kg के बीच की डिस्टेंस कितनी बची होगी, तो इनिशियली R2 थी, 2 मीटर घट गई, तो R2 - 2 प्यारे बच्चों। ठीक, अब इसको किस तरीके से कितना डिस्प्लेस कराया जाए कि सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर रहे। ठीक, देखिए अगर ये नजदीक आया है तो इसको भी नजदीक ही जाना पड़ेगा, इसलिए हमने इसको
नजदीक यानी सेंटर ऑफ मास की ही तरफ डिस्प्लेस कराया और मैं मान लेता हूं कि डी ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, हमने डी से डिस्प्लेस कराया, ऐसा मैं मान लेता हूं प्यारे बच्चों। ठीक, तो अब सेंटर ऑफ मास और 3 kg के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? 3 kg मान लीजिए यहां आ गया, यहां, तो अब इसके और सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? तो इनिशियली थी r1, अब d सेंटर ऑफ मास की तरफ आ गया तो d डिस्टेंस कम नहीं हो गई? बिल्कुल कम हो गई, यानी कि अब इसके और 3 सेंटर ऑफ मास के बीच की जो डिस्टेंस है वो बची r1 माइनस d प्यारे बच्चों। ठीक है, यही बची ना। तो चलिए अब फिर से यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। ठीक, ये 3 kg वाला यहाँ है, 4 kg वाला यहाँ है, सेंटर ऑफ मास जहां था वही है। अब फिर से m1 r1 इक्वल m2 r2, यानी m1 इंटू जितनी डिस्टेंस बची है वो और 4 kg और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो है ना, यही कॉन्सेप्ट। चलिए लगाइए, तो m1 यानी 3 kg और बीच की डिस्टेंस बची है r1 माइनस d इक्वल होगा m2 r2 के, यानी m2 4 kg और r2 यहाँ पर अब क्या हो गया है? अब प्यारे बच्चों इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई है? तो r2 माइनस 2। ठीक है, इस तरीके से। तो चलिए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा और इसको आगे खोल लीजिए तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आएगा, बिल्कुल आएगा। और 3r1 4r2 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये इक्वल है एक दूसरे के, ये हम देख रखे हैं। ठीक, अब यहां से आप देख सकते हो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और जो d मिल रहा है वो मिल रहा है कितना प्यारे बच्चों? ठीक है, 8/3 मीटर से आपको इसको डिस्प्लेस कराना पड़ेगा। इतने मीटर हमें इसको सेंटर ऑफ मास की तरफ लाना पड़ेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अगर किसी ने गलती से इसको सेंटर ऑफ मास की तरफ ना डिस्प्लेस कराया हो बल्कि पीछे को डिस्प्लेस करा लिया हो तो कैसे क्वेश्चन बदलेगा, कैसे आंसर आएगा, चलिए देख लेते हैं। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, देखिए ये यहां पर था तो इसके बीच की डिस्टेंस तो r2 माइनस 2 हो गई, लेकिन ये इधर हमने शिफ्ट करा लिया तो क्या हुआ? अब देखिए सेंटर ऑफ मास से इसकी दूरी और बढ़ गई है, तो पहले तो r1 थी, अब d और बढ़ गई, तो अब इसके और सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? r1 प्लस d प्यारे बच्चों। तो यहां भी हम क्या रखते? यहां रखते r1 प्लस d प्यारे बच्चों, यही रखते। ठीक, और आगे अगर सॉल्व करते तो यहां क्या आता? प्लस आता प्यारे बच्चों, और यहां क्या आता? 4, ये जो माइनस माइनस हमने काट दिया था, अब ये माइनस माइनस कटेगा नहीं क्योंकि इधर माइनस है नहीं। ठीक, तो ये क्या होता? अब ये आंसर माइनस के साथ आ जाता, आंसर यही आता, मैग्नीट्यूड यही आता, जो आंसर आ रहा है वो माइनस के साथ आ रहा है, जो कि ये बता देगा कि आपने डायरेक्शन गलत चूज की है ना। तो अगर किसी ने गलती से इधर भी डिस्प्लेस करा लिया है तो चिंता की जरूरत नहीं है, उसका जो आंसर आ जाएगा वो माइनस साइन के साथ आ जाएगा, और जैसे ही माइनस आएगा तो आप समझ जाओगे कि हम लोगों ने गलत डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा लिया है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आंसर आपका यही आएगा 8/3 मीटर, चाहे इस तरीके से करो चाहे इसको जिधर भी डिस्प्लेस कराओ। अगर आपने गलत डिस्प्लेसमेंट कराया है तो आंसर निगेटिव साइन के साथ आ जाएगा, तो आप समझ जाओगे कि हमें अपोजिट साइड इसको डिस्प्लेस कराना चाहिए था। ठीक, तो चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं आगे। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हम लोगों ने कल देखे थे, अब इसको थोड़ा सा मैं टफ बनाऊंगा प्यारे बच्चों, और यहीं से शुरू होता है हमारा कंटेंट जिसको मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं, कुछ स्पेशल, दूसरों से कुछ स्पेशल प्यारे बच्चों। ठीक है, तो चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन आप भी बना सकते हो प्यारे बच्चों, आप भी खुद बनाइए और क्वेश्चंस को खुद बना करके सॉल्व करिए, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक, चलिए अब देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज देखिए, एक चीज यहां पर देखिए, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में अगर हम पार्टिकल्स के मास मूवमेंट्स का सम लें तो कितना आता है? 0 आता है, ये फिक्स है। इस चीज को हम पहले देख चुके हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास से अगर हम सभी पार्टिकल्स के मास मूवमेंट लें और सभी को जोड़ दें तो मास मूवमेंट 0 होता है, ये फिक्स है। ठीक, तो चलिए अगर यहां 2 पार्टिकल्स थे तो इन दोनों के मास मूवमेंट्स का सम 0 लिया गया। अगर यहां पर मैं 3 पार्टिकल्स ले लूं तो उन तीनों के मास मूवमेंट्स का सम 0 होना चाहिए। ठीक, अब अगर ये आप समझ गए तो चलिए हम 3 पार्टिकल्स लेते हैं। ठीक है, 3 पार्टिकल्स, मान लीजिए प्यारे बच्चों यहां 2 kg है, हम अपने मन से डाटा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम ले सकते हैं। जहां मान लीजिए इस तरीके से, ये मान लीजिए एक मास है 3 kg का और यहां पर मान लीजिए एक मास है 1 kg का, ऐसा हम मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इस तरीके से अगर 3 मासेस हैं प्यारे बच्चों, ठीक है, अगर इस तरीके से 3 मासेस हैं, अब अगर मैं ये बोल दूं प्यारे बच्चों कि ये जो मास है ना, ये जो मास है, इसको अगर इसको इस साइड 1 मीटर ले आया गया और इसको इस साइड 2 मीटर ले जाया जाए, ऐसा मैं बोल दूं, अगर इसको 2 मीटर आगे ले जाया जाए, इसको 1 मीटर इधर ले आया जाए, तो इसको किस तरीके से और कितना डिस्प्लेस कराना चाहिए कि प्यारे बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है इन तीनों का वो अपनी ही जगह पर बना रहे। ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए, अगर आप मास मोमेंट के कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो आप इस क्वेश्चन को भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके बता देता हूं, दूसरा आप स्वयं सॉल्व करोगे, मैं आपको होमवर्क के लिए दूंगा। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए अब एक चीज तो आप समझ सकते हो कि यहां है 2 kg और यहां है 3 kg और यहां है 1 kg, तो इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा प्यारे बच्चों वो 2 kg और 3 kg के बीच में कहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इधर अगर देखा जाए इस पॉइंट से इधर इफेक्टिवली मास, अगर इस पॉइंट को भी साथ में ले लें तो इधर का इफेक्टिव मास है 4 kg और इस पॉइंट से इधर ले लें तो इधर का इफेक्टिव मास है 5 kg। देखिए 3 + 2 5 और इधर का इफेक्टिव मास है 3 + 1 यानी 4 kg। तो 5 kg की तरफ जो है सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, है ना, क्योंकि उधर का मास ज्यादा है। तो कुल मिलाकर के इन तीनों का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2 kg और 3 kg के बीच में होगा। और मैं मान लेता हूं कि प्यारे बच्चों ये कहीं भी मान लेते हैं, मान लीजिए यहां है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी मान सकते हो, इनके बीच में कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर इनका सेंटर ऑफ मास है इनिशियली अगर ऐसे था और फाइनली भी ऐसे ही रहना है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की तो हमें पोजीशन चेंज नहीं करनी है, पोजीशन इनकी चेंज हो रही है ना। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले तो हम इनिशियल कंडीशंस के लिए देख लेते हैं। अगर इनिशियली मान ले कि इसके और इसके बीच की डिस्टेंस कुछ r1 मान लेते हैं और इसके बीच की डिस्टेंस कुछ r2 मान लेते हैं और सेंटर ऑफ मास और 1 kg के बीच की जो डिस्टेंस है वो हम r3 मान लेते हैं। तो इस तरीके से सेंटर ऑफ मास से इनकी डिस्टेंसेस हैं, ठीक प्यारे बच्चों। अब देखिए मैंने बताया कि इन मासेस के मास मोमेंट्स अगर ले लीजिए सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में और उनको ऐड कर लें तो 0 मिलना चाहिए। अब देखिए इसका मास मोमेंट किधर मिलेगा, इधर साइड, ठीक, क्योंकि इसका पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, इधर की ओर। इस वाले का मास मोमेंट किधर मिलेगा, आगे की ओर, क्योंकि इसके पोजीशन वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, आगे की ओर, ठीक। और इस वाले का मास मोमेंट की डायरेक्शन किधर होगी, पीछे की ओर, क्योंकि इसका पोजीशन पीछे को मिल रहा है, इसकी पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन पीछे की ओर, है ना। तो इन तीनों का सम 0 होना चाहिए। अब दो का डायरेक्शन किधर मिल रहा है, आगे की ओर, इसका आगे, इसका भी आगे और इसका पीछे प्यारे बच्चों। अब इनका नेट 0 होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन दोनों को ऐड कर ले, क्योंकि इन दोनों को इनका प्रभाव सेम डायरेक्शन में है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो इन दोनों को ऐड करके जितना बनेगा उतना ये अकेले होगा पीछे की ओर। मतलब इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड बनेगा इस मतलब डायरेक्शन तो ये होगी, डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, और इन दोनों का जो नेट मैग्नीट्यूड बनेगा जोड़ करके उतने मैग्नीट्यूड का ये अकेले होगा। तो ये इन दोनों के प्रभाव को कैंसिल कर देगा और जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, है ना। तो इसका मतलब क्या है, तो चलिए इसी तरीके से अगर हम करें तो देखिए 3 kg का मास मोमेंट कितना लिख सकते हैं। इनिशियल कंडीशंस की बात कर रहा हूं, जब इनको हिलाया डुलाया नहीं गया था तब की बात कर रहा हूं। तो देखिए 3 kg का मास मोमेंट कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस कितनी है r2 और इसका मास कितना है 3, तो 3 × r2 और डायरेक्शन प्यारे बच्चों किधर है, आगे की ओर, इस साइड, ठीक। यहां पर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहा हूं, डायरेक्शन मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूं, डायरेक्शन किधर है, आगे की ओर प्यारे बच्चों। इसी तरीके से 1 kg का जो मास मोमेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो सेंटर ऑफ मास इसकी डिस्टेंस इनटू इसका मास, तो r की डिस्टेंस है, मास इसका 1 kg है, तो 1 kg × r3 और डायरेक्शन किधर होगी, आगे की ही ओर। अब इधर की ओर जो नेट मास मोमेंट बनेगा उतना ही मास मोमेंट अपोजिट साइड में बनेगा, तभी तो इन तीनों का प्रभाव एक दूसरे से कैंसिल होकर के 0 आएगा ना। तो इन दोनों का प्रभाव सेम है, इसलिए इन दोनों के मैग्नीट्यूड से जोड़ लो, क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक। तो इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स
जोड़ लो प्यारे बच्चों। अब इतने ही मैग्नीट्यूड का ये वेक्टर होगा जो कि इनके प्रभाव को कैंसिल कर देगा। तो देखिए इतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर इधर बना, इधर देखिए कितने मैग्नीट्यूड का बन रहा है। तो देखिए 2 kg का इससे डिस्टेंस देख लीजिए जो कि है r1 प्यारे बच्चों। तो 2 kg का मास मोमेंट कितना हो जाएगा 2 × r1, 2 × r1 जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इधर का नेट मास मोमेंट इधर के नेट मास मोमेंट के बराबर होगा तो इनके प्रभाव का जीरो, तभी तो इनका प्रभाव जीरो होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इधर वाला मास मोमेंट बराबर है उधर वाले मास मोमेंट के। तो ये इस तरीके से निकल के आया प्यारे बच्चों। यही कॉन्सेप्ट यहाँ था, इधर वाले का मास मोमेंट इधर वाले के मास मोमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर था, है ना। इसी तरीके से ये हुआ, इधर वाले का मास मोमेंट जितना हुआ नेट मास मोमेंट उसका मैग्नीट्यूड इधर वाले मास मोमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। यही तो किया हमने, ठीक। चलिए अगर ये रिलेशन हमने पा लिया है तो चलिए इस रिलेशन को हमने देखिए पा लिया। अब हम आगे चलते हैं, जब इनको डिस्प्लेस करा दिया गया है, मतलब लास्ट में जब डिस्प्लेस कराने के बाद की कंडीशन है उसकी बात कर रहा हूं। अब डिस्प्लेस कराने के बाद देख लीजिए, अगर ये मास 2 मीटर चल के आगे आकर के यहां आ गया तो इसके और इसके बीच की डिस्टेंस अब कितनी हो गई है, r3 पहले थी 2 मीटर और चल गया तो प्यारे बच्चों 1 kg। अब मास मोमेंट फिर से लिख रहा हूं, मास मोमेंट ही बराबर करना है, ये मास मोमेंट ही बराबर किए गए हैं, ठीक है। तो फिर से बराबर करना है तो देखिए डिस्टेंस अब कितनी हो गई है r3 + 2 और मास है 1 kg, तो 1 kg × r3 + 2 प्यारे बच्चों। और ये किस साइड में है आगे की ओर। अब इधर देखिए 3 kg को देखें तो 3 kg मान लीजिए 1 मीटर चल के यहां आ गया। अब पहले इनके बीच की डिस्टेंस थी r2, अब ये 1 मीटर इसके नजदीक आ गया तो अब जो डिस्टेंस बची है वो r2 - 1 मीटर यही बचेगी प्यारे बच्चों, बिल्कुल यही बचेगी, ठीक। तो अब 3 kg का मास मोमेंट जो बनेगा वो कितना लिखा जा सकता है 3 kg इंटू जो डिस्टेंस है r2 - 1, ठीक। अब इसकी भी डायरेक्शन किधर है आगे की ओर, देखिए सेंटर ऑफ मास से किस साइड है आगे की ओर, तो इनको ऐड कर लो, ठीक है। दोनों ही आगे की ओर है तो दोनों का प्रभाव जुड़ जाएगा। अब इधर वाला जो मास मोमेंट है वो इधर वाले मास मोमेंट के इक्वल है, तो इधर वाले का मास मोमेंट हम देखेंगे और इसकी इक्वल कर देंगे जैसा हमने यहां पर किया था। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर अगर मैं मान लूं कि अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होनी तो इसके लिए अगर मैं मान लूं कि इसको कुछ इधर की ओर कुछ d डिस्प्लेस करा लिया जाए, ऐसा मैं मान लूं कि कुछ d से इसको डिस्प्लेस कर लो इधर की ओर, ऐसा मैं मान लेता हूं, ठीक है। तो चलिए अब इसका मास मोमेंट कितना हो जाएगा तो देखिए इसके और 2 kg के बीच की डिस्टेंस अब बढ़ चुकी है, पहले थी r1 अब d से और बढ़ चुकी है क्योंकि अब 2 kg यहां आ गया है। तो इसका मास मोमेंट कितना लिखा जाएगा 2 kg × r1 + d, है ना, 2 × r1 + d प्यारे बच्चों। अब इधर वाला जो मास मोमेंट होगा इधर वाले मास मोमेंट के बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको हम अब सॉल्व करते हैं आगे। 2r1 + 2d = 3r2 - 3 प्लस इसको आगे सॉल्व करें तो r3 + 2 प्यारे बच्चों। अब यहां से एक चीज देख सकते हो 2r1 इक्वल है 3r2 + r3 के, 1 है ना, तो इसको मैं r3 भी तो ले सकता हूं, ठीक है। तो 2r1 इसके इक्वल है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2r1 से 3r2 + r3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या जरा देख लीजिए क्या बचा 2d = -3 + 2 यानी -1, तो यहां से जो d मिला प्यारे बच्चों वो -1/2 मीटर ये मिला। अब ये चूंकि माइनस के साथ मिला है इसका मतलब हमने इसको गलत डायरेक्शन में डिस्प्लेस करा लिया, तो हमको किधर डिस्प्लेस कराना है इधर साइड, इसको किधर डिस्प्लेस कराना है इधर साइड, और कितना डिस्प्लेस कराना है 1/2 मीटर। तो आंसर यहां पर आया प्यारे बच्चों 1/2 मीटर, और किधर की ओर सेंटर ऑफ मास की तरफ, या मैं कहूं कि राइट डायरेक्शन में, ऐसा बोल सकता हूं, या मैं बोल सकता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो इसका आंसर आया 1/2 मीटर, इस तरीके से आपको करना था। अब जो बच्चा इसको इधर डिस्प्लेस कराएगा उसका आंसर पॉजिटिव साइन के साथ ही आएगा,
और जो इधर करा रहा है उसका आंसर माइनस साइन के साथ आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जैसे ही माइनस आएगा हम समझ जाएंगे कि हमको किधर डिस्प्लेस कराना है, अपोजिट साइड में। ठीक, तो ये इसका आंसर है 1/2 मीटर। तो मजा आया या नहीं आया प्यारे बच्चों? आया होगा मजा, जरूर मैं मान रहा हूं कि आपको बहुत मजा इसमें आया होगा। अब प्यारे बच्चों, इसी में और कठिन क्वेश्चन बना है। इसी में हम 4 पार्टिकल्स ले सकते हैं, 5 पार्टिकल्स ले सकते हैं। कितने भी पार्टिकल्स लेकर के क्वेश्चंस को कितना भी टफ बनाया जा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। इधर अगर एक मास और ले लिया जाता, मान लीजिए कि यहां पर एक मास और ले लीजिए 5 kg, ऐसा एक मास अगर मैं ले लूं प्यारे बच्चों, ठीक, तो यहां पे इस डायरेक्शन में 3 मास मूवमेंट मिलने लगते। अब इन तीनों का मास मूवमेंट का जो मैग्नीट्यूड निकलता वो इधर वाले के मैग्नीट्यूड के बराबर करना पड़ता, क्योंकि इधर का जो नेट मास मूवमेंट बनेगा इधर वाले के मास मूवमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, तभी तो उनका जो नेट प्रभाव होगा वो 0 आएगा, है ना। इधर भी अगर मैं एक मास जोड़ लूं कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ लो भाई, ठीक है, ऐसा जोड़ लो 6 kg, कोई बात नहीं है। तो इधर की ओर 2 मास मूवमेंट मिलेंगे, इधर की ओर 3 मास मूवमेंट मिलेंगे, और इधर वाले के मास मूवमेंट्स इधर वाले के मास मूवमेंट के मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल होंगे। तो इन तीनों के मैग्नीट्यूड्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड्स को इक्वल कर देंगे, यानी कि इधर इन दोनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे और इस साइड इन तीनों का मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ठीक, तो प्रोसेस वही है प्यारे बच्चों। तो कितने भी बड़े क्वेश्चंस आप बना लो, तो है कि नहीं आज की क्लास में मजा और कुछ खास कंटेंट। ठीक, तो बहुत ही अच्छी क्लास है आज की, तो आप इसको कितना भी कठिन बना सकते हो। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देता हूं। चलिए प्यारे बच्चों, चलिए अब यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से अगर ये लाइन है, यहां पे मैं 2 kg रख दूं, यहां पे मैं 5 kg रख दूं, और यहां पे मैं 1 kg रख दूं, है ना। और एक काम कर लेते हैं, एक काम ये कर लिया जाए कि एक मास और जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ मास जोड़ लिया जाए, एक और 2 kg का मास जोड़ लिया जाए। इस तरीके से 4 मासेस हो गए प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं बोलूं कि इसको, इस वाले को 5 kg को 1 मीटर इधर डिस्प्लेस कर दिया गया, 1 kg वाले को 1 मीटर आगे को डिस्प्लेस कर दिया गया, इसको 1 मीटर पीछे को डिस्प्लेस करा दिया गया। अब बताओ कि इसको कैसे और कितना डिस्प्लेस करें कि सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह पर बना रहे। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट वही है, आपको सॉल्व करना है। ठीक प्यारे बच्चों, इधर की ओर जितने भी मास मूवमेंट होंगे, इधर वाले के मास मूवमेंट के जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में इक्वल होंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए अब देखिए, सबसे पहले तो ये सोचिए कि इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ हो सकता है। अब देखिए, अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो अगर मैं देखूं 5 kg जो कि सबसे बड़ा मास है, अगर मैं देखूं तो 5 kg को अगर इधर लेकर चलें, इस साइड जितना मास है, तो 5 + 1 = 6, यानी और 2 जोड़े तो 8, तो इधर का इफेक्टिव मास है 8, और इसको इधर जोड़े तो 7। इसका मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2 और 5 के बीच में नहीं होगा, क्योंकि इधर 7 मास बन रहा है और इधर कितना बन रहा है 8 kg, तो इफेक्टिव जो मास ज्यादा है वो इधर साइड है। अब इधर लाई करेगा कहाँ, कहीं पर, तो 1 और 2 के बीच में तो लाई नहीं कर सकता, क्योंकि इधर जो इफेक्टिव मास है इधर वाले इफेक्टिव मास से कम है। अगर 1 kg और 2 kg को लो तो इधर का इफेक्टिव मास कितना बनेगा, 1 + 2 यानी 3 kg, और 1 kg के साथ इधर का इफेक्टिव मास लें तो कितना बनेगा 8 kg, तो इस साइड का इफेक्टिव मास ज्यादा है तो इस साइड लाई करेगा। इसका मतलब इस साइड भी लाई नहीं कर सकता, इसके आगे भी लाई नहीं कर सकता, तो जो सेंटर ऑफ मास है वो 5 kg और 1 kg के बीच में ही लाई करेगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे कहीं आप सेंटर ऑफ मास लो, कहीं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मान लो, उसके बाद अपना काम शुरू करो। पहले इनके इनिशियल डिस्टेंस मानो और मास मोमेंट्स के मैग्नीट्यूड बराबर करो, उसके बाद इनको डिस्प्लेस कराओ और फिर इनके मास मोमेंट्स के मैग्नीट्यूड से बराबर करो और आंसर निकल जाएगा। तो बड़ा ही आसान हो जाएगा आपके सॉल्व करने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, बिल्कुल फ्री में मिल रहा है प्यारे बच्चों, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए पर्याप्त होने वाला है।
चाहे आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप जेईई एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट की तैयारी कर रहे हो, इन सारे ही एग्जाम्स के लिए ये जो क्लास है ये इनफ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको यहाँ पर बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को आप घर से सॉल्व करके लाइएगा। ठीक है, मैंने बता दिया कि इसको कैसे सॉल्व करना है। ऐसे ही कॉन्सेप्ट पर आधारित आप खुद भी क्वेश्चन बना सकते हो और उनको सॉल्व कर सकते हो। ठीक, तो चलिए आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं। अभी हम ऐसे सारे क्वेश्चंस को अभी हम और भी कठिन बना सकते हैं। अभी प्यारे बच्चों इनको हम और भी कठिन बना सकते हैं। अभी हमने सिर्फ इनको इसी लाइन पर डिस्प्लेस कराया है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, आपको ऐसे क्वेश्चंस कहीं नहीं मिलेंगे, ये मैं बिल्कुल सत्य बता रहा हूं, आप कहीं भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको जो क्वेश्चंस अब बताने जा रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको कराऊंगा जरूर। देखिए, अभी तो हमने इनको एक ही लाइन पर डिस्प्लेस कराया, इधर इधर। अगर मैं बोल दूं 5 kg को 30 डिग्री से 2 मीटर डिस्प्लेस करा करके यहां ले जाया जाए, 1 मीटर को 1 kg वाले को 1 मीटर डिस्प्लेस करा दिया जाए और यहां से 60 डिग्री पर यहां ले आया जाए। इसी तरीके से इसको कुछ हम डिस्प्लेस करा लें, तो बताइए कि 2 kg का डिस्प्लेसमेंट किस तरीके से करें कि प्यारे बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है वो अपनी जगह पर ही रहे। तो कितना कठिन क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन उसको भी बड़ी ही आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। आप कह दो कैसे सॉल्व किया जा सकता है, तो ये सारी बातें हम देखेंगे अभी। प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी हमने कराए और जो कल देखे थे, और ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं जो इतना कठिन आपको लग रहा है, ये सारे क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व हो जाएंगे। अगर आज का कॉन्सेप्ट आपको कठिन भी लगा हो, M1 R1 इक्वल्स M2 R2 वाला, तो कल मैं एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उस कॉन्सेप्ट से प्यारे बच्चों ये सारे के सारे सवाल चुटकियों से सॉल्व हो जाएंगे, चुटकियों में। और फिर चाहे जितना कठिन क्वेश्चन कोई बना दे, आपको वो तुरंत ही आंसर दे देगा। ऐसा एक कॉन्सेप्ट है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट को कल पढ़ेंगे और ऐसे सारे सवाल जो हम कल देखे और जो आज देखे फिर से लगा कर देखेंगे और देखना कि कितना आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर निकाल पाओगे। फिर आपको इस मेथड को यूज ही नहीं करना। अभी तो बस मैंने इसको मजे के लिए कराया और इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना जरूरी था, इसलिए हमने पढ़ा। ऐसा नहीं है कि इस कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करना, इसका भी यूज करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट हम बताएंगे वहां से ऐसे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और आसानी से। तो उस कॉन्सेप्ट को ज्यादा आप यूज करिएगा, लेकिन सीखना इसे भी है। ठीक, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से अभी आगे क्वेश्चंस बनेंगे और वो क्वेश्चन जेईई एडवांस्ड में पूछे जाते हैं। ठीक, तो वहां से जो क्वेश्चंस आते हैं जेईई एडवांस्ड में, वो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व किए जाते हैं, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को जरूर आना चाहिए। तो चलिए प्यारे बच्चों, अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे वो कॉन्सेप्ट जहां से ये सवाल बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। फिर ऐसे सवालों की प्रैक्टिस भी हम करेंगे। अभी के लिए थैंक्स प्यारे बच्चों।